हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन लैब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार जैसा कि रोज़ आप लोगों के बीच में मैं आ रहा हूं और एक सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से हम आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर डिबेट करते हैं और विचार विमर्श करते हैं। कुछ उस क्वेश्चन से जुड़े हुए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या संभावना है, उन संभावनाओं को हम लोग तलाशते हैं। देखिए, एज ए स्टूडेंट जब तक हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं हो जाते हैं, तब तक यह थॉट प्रोसेस की संभावना कहाँ कहाँ प्रश्नों की बन रही है, ये जिज्ञासा हमारे अंदर बिल्कुल आग की तरह जलनी चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन जा रहे हैं, उसका उत्तर क्या हो सकता है, क्या परफेक्ट उत्तर हो सकता है। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें आपको एक से ज़्यादा सही उत्तर दिखते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है उसी चीज़ को हम सत्य मानते हैं और उसी को टिक लगाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को हमको व्यापकता के साथ देखना होगा। अगली चीज़, आज मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, कभी कभी होता है और आप लोगों के साथ इस समय हुआ होगा, खास करके जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि आप बहुत ही फ्लो में तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आप तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब परीक्षा की डेट कैंसिल हो जाती है, परीक्षा की डेट टल जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी तैयारी बिल्कुल रुक जाती है। धीमी नहीं होती, रुक जाती है। अब वहीं पे हमारा सब किया धरा वहीं पे मिट्टी में मिल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो अगर हम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो यह बात हमको अपने जहन में बिल्कुल रखना होगा कि हम किसी भी कीमत पे अपनी तैयारी को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम पेपर नहीं दे लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, उस एफर्ट के साथ आप मैं मान सकता हूँ कि उस एफर्ट के साथ आप तैयारी नहीं कर पाएँ, आपके पास बहुत सारे काम हों, तो तैयारी उस एफर्ट में अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आप उस सब्जेक्ट के टच में रहिए। नई चीज़ों को अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो कम से कम जो पुरानी चीज़ें आपके पास है, जो पुराने नोट्स आपके पास है, जो पुराने कंटेंट आपके पास है, उन कंटेंट को रिवाइज करते रहिए। ऐसा ना हो कि उस कंटेंट से ही चीज़ें उठा करके पूछे और आप कन्फ्यूज़न में रहें। तो आपकी सफलता का सबसे जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप कंटिन्यूटी में रहेंगे, रिवाइज आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास, आपके बंदूक में 100 गोलियां, आपके पास 100 गोलियां आपके पास हैं, आप कहीं फाइट पे गए हैं, तो आप 101वीं गोली को लेकर के परेशान अभी से मत रहिए कि अरे मेरी ये 100 ख़त्म हो गई तो बाकी मैं कैसे फाइट करूंगा। पहले जितनी 100 गोलियां आपके पास हैं उनके साथ भरपूर निशाने के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आप लड़िए, और बाकी हम लोग साथ चल रहे हैं तो कंटेंट मिलते रहेंगे। जो भी समस्याएं होती हैं, मैं तो इसी मार्फत आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, जिसको जो जो समस्या है वो पूछे हमसे, डिस्कस करें हमसे, ताकि उन बिंदुओं पर भी हम कोई नई चीज़ लेकर के आएं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए पहले अपने इस कंटेंट को सॉल्व आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थाट राग पद्धति में कितने आश्रय राग आते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूं ये वही क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संगीत विषय से पूछे गए हैं, या तो एनबीएस में, या तो केबीएस में, या तो टीजीटी में, या तो पीजीटी में, या तो जीआरएफ में, किसी न किसी भी चीज़ में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि नहीं क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें आ रही होंगी। चलिए, थाट राग पद्धति में कितने आश्रय राग आते हैं, तो आप जानते हैं 10 थाट होते हैं और 10 थाटों से 10 आश्रय राग बने, या फिर आप ये कह सकते हैं थाट वर्गीकरण को लेकर के आने का श्रेय भारत खंडे को है, लेकिन जो राग है वह उसके पहले से विद्यमान रहा। तो भारत खंडे ने क्या किया कि उन प्रमुख रागों के ही आधार पर थाटों का नाम रखा। जैसे बिलावल हो गया, खमाज हो गया, काफी हो गया, सावरी हो गया, भैरवी हो गया, भैरव हो गया, कल्याण हो गया, मारवा हो गया, पूर्वी हो गया, तोड़ी हो गया। ये पहले से राग भी रहे और इन्हीं रागों का नाम दिया गया थाटों को। तो जिन रागों के आधार पर थाटों का निर्माण हुआ वे सभी के सभी आश्रय राग कहलाए। तो जितने थाट हैं वे सभी थाट स्वयं में एक आश्रय राग भी हैं। तो आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि निम्न में से आश्रय राग कौन से हैं, उसमें मारवा दे दे, दरबारी दे दे, भीम पलासी दे दे, मियाँ मल्हार दे दे, तो बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के आप मारवा को चुन लीजिए, क्योंकि मारवा एक थाट भी है, एक राग भी है। तो अगर वह थाट है तो वह आश्रय राग की श्रेणी में जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला इसका कि जो थाट है वह आश्रय राग भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। उठान किस घराने की विशेषता है? उठान किस घराने की विशेषता? तो सबसे पहले जानना होगा कि उठान है क्या। उठान भैया जो होता है वो विद्वानों द्वारा, अलग अलग जो घराने में आपको कुछ दिन पहले मैं बताया था, तो विद्वानों द्वारा तबले के कुछ पर्टिकुलर बोल बनाए गए, और वो जो बोल हैं वो जब सोलो परफॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम इन घराने के कलाकार इस चीज़ को बजाते हैं, उसके बाद अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर उसका विस्तार करते हैं। तो खास करके सोलो परफॉर्मेंस में जिससे तबला वादन प्रारंभ होता है वह उठान है, और यह विशेषता किसकी है? यह विशेषता है बनारस घराने की। ठीक है, तो उठान किसकी विशेषता? इसमें बनारस होगा कहीं ना कहीं, देखिए बनारस। और यह विशेषता किसकी है? बनारस घराने की। उठान में है क्या? कुछ विशिष्ट बोल हैं जिनका प्रयोग वो सोलो वादन के लिए करते हैं, या फिर जब भी अपना तबला परफॉर्म करते हैं तो उन्हीं बोलों के साथ वो उसको स्टार्ट करते हैं, उठाते हैं तबला को। ठीक है, सोलो परफॉर्मेंस में इसका ज़्यादा उपयोग लोग किया करते हैं। अगली चीज़, रजा खानी गत में कौन से बोल निश्चित रूप से आएंगे? ये देखिए, ये अगर क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मसीद खानी, रजा खानी गत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे यकीन है कि आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर जाएंगे। तो रजा खानीगत और मसीद खानीगत दोनों के विषय मैंने 2-4 दिन पहले क्वेश्चन और मसीद खानीगत से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ था, तो मैं आप लोगों को बताया हुआ था। तो मसीद खानीगत के अपने बोल होते हैं, रजा खानीगत के अपने बोल होते हैं। तो जो रजा खानीगत होता है, उस रजा खानीगत में एक जो पर्टिकुलर बोल होता है, जिस बोल का प्रयोग उस गत में किया जाता है, मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दें, और जब तक आप उत्तर दे रहे हैं तब तक फिर मैं आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सही बोल क्या है। ठीक है ना? ये दा रदा रदा, ये बोल आपके रजा खानीगत में निश्चित आएगा। दा रदा रदा, अब इसमें दा फिर डैश, रदा फिर डैश, फिर र फिर डैश, फिर दा, ये बोल रजा खानीगत की पहचान है। तो इस बोल को इतना बस आप याद कर लीजिए, दा रदा रदा, किस प्रकार से उसमें हलंत लेकर के, गैप लेकर के वो चल रहा है। अगर आपके पास ये बोल तैयार है तो आप मसीद खानी को भी इसी तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि उसका बोल जब भी रहेगा इससे बड़ा रहेगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस थाट में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है? किस थाट में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है? तो जो लोग ऑनलाइन क्लास में हमारे यहाँ पढ़े होंगे, मैं एक चार्ट टाइप का बनवाया हूँ, और उस चार्ट में आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से एक एक स्वर कोमल होता जा रहा है और वह थाट बदलता जा रहा है। ठीक उसी तरह से जिस थाट में तीव्र म का प्रयोग प्रारंभ होता है, जैसे कल्याण हो गया, तब कल्याण में ऐसा और क्या ऐड कर देंगे कि वो मारवा हो जाएगा, मारवा में ऐसा क्या ऐड कर देंगे कि पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी में ऐसा क्या ऐड कर देंगे कि वह तोड़ी हो जाएगा। अब एक्चुअली अगर तीव्र म इसमें लगा हुआ है तो तीव्र म का मतलब हो गया कि यह कल्याण, मारवा, पूर्वी और तोड़ी, इन्हीं चारों में से एक है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा थाट है जिसमें रे ग ध कोमल लग जाता है और म तीव्र लगता है? तो आप लोगों को पता होगा, यह राग है तोड़ी। थाट में लगने वाले जो स्वर समूह हैं वह आपको पर्टिकुलरली बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जो भी थाट है उनकी दक्षिण भारतीय पद्धति में उन थाटों के क्या नाम है, या फिर उनसे मिलते जुलते जो स्वर हैं उनसे निर्मित कौन सा थाट है, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों को ये चीज़ें याद करनी होंगी। आज मैं कुछ और सोचा हूँ अपने क्लास में, मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को 4 क्वेश्चन तो मैं बताता ही हूँ, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं दूं जिसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे, और अगले क्लास में जब मैं आऊँगा तो मैं देखूँगा कि नहीं कितने लोग इस चीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो आज के लिए आपका पहला सवाल जो है वो ये है कि अचल स्वर कौन कौन सा है। क्वेश्चन 1 आपका है, अचल स्वर कौन कौन सा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि रविशंकर का जन्म, रविशंकर का जन्म कब हुआ। तीसरा प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन 3, सवाई गंधर्व के गुरु, सवाई गंधर्व के गुरु कौन थे। और चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, 4 क्वेश्चन रोज मैं बताऊंगा, 4 क्वेश्चन रोज आपको तैयार करने हैं, और इन 4 क्वेश्चन को जब आप तैयार करेंगे तो इन 4 क्वेश्चन से जुड़े विषयों को आप पढ़ेंगे।
जब इन विषयों को आप पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आपके और भी क्वेश्चंस तैयार होंगे। मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो कंटेंट मेरे चैनल पे हो, ताकि आपको कहीं अन्यत्र जाकर के परेशान होने की आवश्यकता ना हो। आप चैनल में सर्च करके जब ढूंढेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, राग मालकोश का गायन समय। राग मालकौंस का गायन समय, सवाई गंधर्व के गुरु कौन थे, पंडित रविशंकर का जन्म कब होता है और अचल स्वर कौन कौन से माने गए हैं। ये 4 सवालों के साथ मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। आप में से जो भी जवाब देगा वे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 लिख करके तब अपने जवाब देगा। और इस तरह से आप लोगों को एक होमवर्क भी मिल जाएगा। आप लोगों के पास एक मोटो भी होगा कि नहीं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार अब एग्ज़ाम टल गया है, पढ़ना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ूं। तो क्या पढ़ूं के चक्कर में समय निकल जाता, कुछ नहीं पढ़ पाते। तो ये सोच करके कि जिनके जहन में ये बात हो कि क्या पढ़ूं, तो आप ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। मालकौंस को आप पूरी तरह से तैयार करके आएंगे, सवाई गंधर्व को पूरी तरह से देख लेंगे, रविशंकर को पूरी तरह से देख लेंगे और स्वरों को आप पूरी तरह से देख लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं चलना चाहूँगा। कल फिर मुलाकात होगी और मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप लोग इसको पूरी तरह से तैयार करके हमको जवाब इसका देंगे, कमेंट के माध्यम से ही जवाब देंगे। और अगले क्लास में मैं फिर कुछ और नया लेके आने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए महादेव, शुभ रात्रि, बाय।